हमारे कक्षा 12वीं के पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उनमें से अंतिम पाठ है ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित, जिनके 2 खंड हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, इनका परिचय औपचारिक रूप से यहाँ हम जरूर ले रहे हैं, लेकिन ये बात भी निश्चित है कि उनका परिचय हम सभी को है और उनके कार्य की ख्याति सर्वदूर है। हम जानते हैं कि उन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्य किया है और आम व्यक्तियों के लिए, आम जनता के लिए, साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माण में उनका जो कार्य है उसको भी हम जानते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं द कास्ट्स इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये पहली प्रकाशित कृति उनकी है। द अनटचेबल हु आर दे, जो अस्पृश्यता है या छुआछूत की प्रथा थी उसके खिलाफ कार्य करते हुए उन्होंने इन ग्रंथों का निर्माण किया था। हु आर द शूद्रास, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। आपको मालूम है कि ये प्रॉब्लम ऑफ द रूपी ये पीएचडी की थीसिस उनकी है, जो 1916 में उन्होंने लंदन में सबमिट किया था। अगर आप लोगों ने देखा है कौन बनेगा करोड़पति, अगर आप देखते हैं तो इसी ग्रंथ के संदर्भ में एक प्रश्न आया था। देखो, कि उन्होंने कौन सा ग्रंथ जो है अपने पीएचडी के लिए सबमिट किया था। तो कहने का तात्पर्य कि इतनी ग्रंथ संपदा उनकी है कि जितनी भी सूची हम बनाए कम है। साथ में मुकनायक और बहिष्कृत भारत जनता जैसी पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया। कई पुस्तकें और भाषण उनके प्रकाशित हुई और भारत सरकार द्वारा जो है बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से उनके संपूर्ण साहित्य को 21 खंडों में प्रकाशित किया गया। 1956 में दिल्ली में उनका निधन हुआ। यहाँ पर जो मानवों पर या शोषितों पर जो अन्याय हो रहे थे उसके खिलाफ बुलंद आवाज करने का कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। मानव मुक्ति के पुरोधा उनको कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा के बाद वो बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा नरेश ने उनको दूसरे देशों में जो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया। अमेरिका गए, वहां से लंदन गए। न केवल अंग्रेजी बल्कि संस्कृत आदि ग्रंथों का भी डॉक्टर अंबेडकर जी ने अध्ययन किया और इस प्रकार से गहरे अध्ययन के साथ ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र की अनेक मौलिक स्थापनाएं यानी नए नए सिद्धांत प्रस्तुत किए, नई नई व्याख्याएं उस संदर्भ में प्रस्तुत की। वो इतिहास के मीमांसक है, विधिवेत्ता है, कानून की जानकारी, विधि यानी कानून, अर्थशास्त्र जानते हैं, समाजशास्त्र जानते हैं और शिक्षाविद। यानी एक ही व्यक्ति के कई सारे आयाम है। देखिए कि वो इतिहासकार है एक तरह से, उस पर भाष्य करते हैं, विधि के जानकार हैं, अर्थशास्त्र में गहरी पैठ रखते हैं, सामाजिक स्थितियों पर अपनी बात बेबाक राय जो है दे सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म दर्शन के व्याख्याता भी बनकर उभरे। शुरुआती दौर में उन्होंने कुछ वकालत भी की, फिर सामाजिक क्षेत्र और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका उन्होंने निभाई और अछूतों के उद्धार के लिए, स्त्रियों के उद्धार के लिए और जो मजदूर है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनके मानवीय अधिकार और उनका सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। प्रस्तुत पाठ
के संदर्भ में बात करने से पहले भारतीय संविधान में जो भूमिका है डॉक्टर अंबेडकर जी भी, उसके संदर्भ में भी बात करते हैं कि संविधान के लेखन में डॉक्टर अंबेडकर जी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब कई ऐसे सदस्य थे जो किसी कारण से उन कार्यों से थोड़े से अलग रहे समिति में होते हुए भी, और अधिकतर भार जो है डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर आया था, लेकिन उन्होंने बखूबी इसको पूरा किया। उन्होंने जीवन भर सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। स्वयं एक दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही वो जाति आधारित जो अपमान है उसके भुक्तभोगी थे। उस अपमान से वो गुजरे थे, और जब जब भी उनको विद्यालय में पूछा गया कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। इसी संकल्प साथ वो आगे बढ़ते रहे, अध्ययन करते गए। उनके विचारों पर महात्मा गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा ज्योतिराव फुले, इनके विचारों का काफी प्रभाव है। हिंदू समाज की जो जाति प्रथा थी, उससे मोहभंग के कारण उन्होंने आगे चलकर बौद्ध दर्शन को अपनाया और 14 अक्टूबर 1956 को अपने अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध मत को स्वीकार किया। आज भी अंबेडकर केवल हमारे लिए नहीं, भारत के लिए नहीं, बल्कि विश्व के लिए एक मानव मुक्ति की पुरोधा है। उनकी भूमिका को, उनके एकनिष्ठ समर्पण को कोई नकार नहीं सकता। संविधान का निर्माता के रूप में उनको जाना जाता है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। जन कल्याण के लिए वो कार्य करते रहे, और जब जब भी मानव मुक्ति की और जन कल्याण की बात होती है तो डॉक्टर अंबेडकर का नाम सर्वप्रथम। प्रस्तुत पाठ में जो पहला खंड हमें पढ़ना है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसमें एक तरह से ये भाषण है। उन्होंने ये भाषण लिखा था, लाहौर में एक सभा थी, कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम आयोजित किया गया था जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर की ओर से। ये भाषण इनहेलेशन ऑफ कास्ट 1936 में, और हिंदी रूपांतर है जाति भेद का उच्छेद। ये 1936 के उस जाति पाति तोड़क मंडल के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था भाषण। लेकिन जब इस भाषण की क्रांतिकारी दृष्टि आयोजकों ने देखी, तो आयोजकों में मतभेद हुए कि ये भाषण रखा जाए या ना रखा जाए, तो इस भाषण को वहाँ पढ़ा नहीं जा सका। बाद में फिर डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो काफी लोकप्रिय हुआ। और दूसरे खंड में है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये तीन तत्व जो है वो आदर्श समाज में होने चाहिए, ये अंबेडकर जी का कहना है। और लोकतंत्र में जो रीति रिवाज है, समाज के सम्मिलित अनुभव है, उनके आदान प्रदान की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। ये जो पुस्तिका फिर इस भाषण की उन्होंने प्रकाशित की, उसके प्रतिनिधि प्रकरण है। आज जब चारों ओर जाति मजहब आधारित सामाजिक राजनीतिक जो विद्वेष है वो बढ़ता चला जा रहा है, और ऐसी स्थिति में ये भाषण जो है और प्रासंगिक बन जाता है कि इससे जो है हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्क्रीन दिख रही है बेटा? यस सर। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ते पढ़ते हम समझते जाएंगे, ठीक है। ये विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब क्या कि ये अत्यंत दुख की बात है कि जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद का समर्थन करने वाले और उसको बढ़ावा देने वाले लोगों की कमी नहीं है आज। ये 1936 की बात है, उस समय दिया गया भाषण ये है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं।
यानी जो इसका समर्थन करना चाहते हैं वो कई आधार प्रस्तुत करते हैं, कई तर्क देते हैं। और समर्थन का एक आधार ये है कि आधुनिक सभ्य समाज का कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। अर्थात अगर हमें इस आज के सभ्य समाज में कार्य कुशलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए श्रम विभाजन चाहिए, कामों का बंटवारा होना चाहिए, ये लोगों का कहना है। और इसलिए जाति प्रथा होनी चाहिए, ये तर्क ये लोग देते हैं। और वो कहते हैं फिर चूंकि जाति प्रथा जो है ये श्रम विभाजन का रूप है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये तो सभ्य समाज के लिए आज भी श्रम विभाजन करना जरूरी होता है और जाति प्रथा में भी जो है श्रम विभाजन ही हो रहा है, उसी का रूप है, तो इसमें क्या बुराई है। ऐसे तर्क जो है कौन देते हैं? जो चाहते हैं कि जाति व्यवस्था बनी रहे, जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले। अब अम्बेडकर जी अपनी बात कहते हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए। मतलब क्या कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप जरूर है, लेकिन ये केवल श्रम का विभाजन नहीं करती बल्कि श्रमिकों का विभाजन कर देती है। यानी सभी को अलग अलग जातियों के रूप में बांट देती है, ना कि श्रम के रूप में। श्रम कार्य करने के लिए तो विभाजन सही है, लेकिन इसका दुर्गुण यह है जाति प्रथा का कि वो श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। अम्बेडकर जी का कहना है कि श्रम विभाजन निश्चित ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, लेकिन अगर किसी भी देश में कहीं भी सभ्य समाज के श्रम विभाजन को अगर हम देखते हैं तो वो कहीं भी किसी भी व्यवस्था में इस प्रकार से श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जरूरी है, ये अम्बेडकर जी का कहना है, लेकिन उसके कारण श्रमिकों का विभाजन कतई नहीं होना चाहिए, और खासकर वो भी अस्वाभाविक रूप से हो रहा है जिसका कोई आधार नहीं है, जो अन्यायकारक है। तो उनका कहना है कि भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता है कि ये श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे के अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। मतलब श्रमिकों का विभाजन तो करती ही है, लेकिन उनको उच्च नीचता का करार भी देती है। ये जाति उच्च है, ये जाति निम्न है, और इस प्रकार से सामाजिक विषमता फैलाने का कार्य जो है ये जाति प्रथा करती है। और ऐसा विभाजन, श्रम विभाजन तक स्वीकार है अम्बेडकर जी को, लेकिन उनका कहना है कि ये अन्यायकारी व्यवस्था है जो श्रमिकों का भी विभाजन करती है, और ना ही विभाजन केवल करती है बल्कि एक दूसरे के प्रति जो है ऊंच नीच की भावना जो है उसको बढ़ावा देने वाली ये जाति व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था दुनिया किसी भी समाज में, किसी भी देश में कहीं पर भी हमें प्राप्त नहीं होती, और इसलिए जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब आगे वो तर्क देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन है, ठीक है। और अगर ये श्रम विभाजन है तो अम्बेडकर जी का कहना है कि ये स्वाभाविक विभाजन नहीं है, यानी न्याय नहीं है। क्यों न्याय नहीं है? क्योंकि ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वो अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। देखिए, श्रम विभाजन अगर मान लिया जाए तो ये स्वाभाविक नहीं है कि उसका कारण यह है कि मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है, क्योंकि जो जाति आप लोगों को प्राप्त होती है, हम लोगों को प्राप्त होती है, उसी जाति के आधार पर कार्य। आज की स्थितियां संविधान के अनुसार अलग है, हम लोग कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस दौर में ऐसी स्थिति नहीं थी।
जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता था उस जाति का जो पैतृक व्यवसाय है उसी व्यवसाय को करना उसके लिए बंधनकारक हो जाता था। और इसी बात का विरोध यहाँ पर अम्बेडकर जी कर रहे हैं कि अगर हमें श्रम विभाजन करना और सभ्य समाज के लिए अगर श्रम विभाजन आवश्यक माना जा रहा है तो श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए कि उसकी कार्य क्षमता के आधार पर होना चाहिए, उसकी रुचि के आधार पर होना चाहिए, उसको कुछ प्रशिक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ये जाति प्रथा इतना दूषित सिद्धांत है कि इसमें मनुष्य का कोई प्रशिक्षण, उसकी क्षमता, उसकी कुशलता कुछ भी विचार किए बिना केवल और केवल एक आधार कि उसकी जाति क्या है और उस जाति के आधार पर मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका व्यवसाय निश्चित कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत गंभीर बात है ना। माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा भी जो है एक तरह से पता हो जाता है कि आगे चलकर क्या व्यवसाय करेगा। क्यों? जाति के आधार। मतलब एक तरह से एक लेबल लग जाता है आप लोगों को, जो वो लेबल जो है अंत तक आपसे कभी हटता नहीं है हमारे ऊपर से। आज संविधान के अनुसार हम सब एक हैं, कोई भी व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन दूर दराज के क्षेत्र में आज भी जाति व्यवस्था का प्रभाव हम देख सकते हैं। और कई सारी घटनाएं आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में, न्यूज चैनलों में, समाचारों में देखते हैं और ऐसी घटनाओं को देखकर जो है निश्चित ही हम आहत हो जाते हैं। मतलब इतनी शिक्षा दीक्षा के बाद भी, इतना आगे बढ़ने के बाद भी, आज़ादी का अमृत महोत्सव आजकल हम मना रहे हैं और आज़ादी के 75 साल बाद भी इस प्रकार की घटनाएं अगर हमारे देश में हो रही है, कहीं किसी जाति के किसी व्यक्ति को, किसी दूल्हे को कहीं बारात नहीं लेकर दी जाती है या उस रास्ते से बारात नहीं जाएगी, इस प्रकार से विरोध उसका किया जाता है, और भी ऐसी कुछ छुटपुट घटनाएं घटती रहती है, हम देखते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य कि ये श्रम विभाजन का रूप नहीं है, क्योंकि अगर श्रम विभाजन होता तो कार्य कुशलता के आधार पर होता, व्यक्ति की रुचि के आधार पर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए स्वाभाविक नहीं है, न्याय नहीं है। समझ रहे हो ना बेटा? Yes, sir. आवाज आ रही है सबको ठीक? Yes, sir. हाँ। आगे वो कहते देखिए कि जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। और एक दोष है जाति प्रथा कि वो पहले से ही अपना व्यवसाय जाति प्रथा तय तो कर ही देती है, लेकिन वहां पर ही जाति प्रथा रुकती नहीं है, बल्कि वो और ऐसा बंधन बना देती है लोगों पर, ऐसे बंधन में डाल देती है कि मनुष्य एक बार जिस पेशे को अपना लेता है मतलब वो भी अपनी मर्जी से नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो है उसको स्वीकार करना है, जिस जाति का है उसी का व्यवसाय उसको करना है। और ऐसे जब बंधन उस पर डाल दिया जाता है, एक ही पेशे में जब उसको बांध दिया जाता है, तो फिर वो पेशा, वो व्यवसाय आगे चलकर अनुपयुक्त हो, अपर्याप्त हो, चले ना चले, भूखा मर जाए, लेकिन फिर भी उसको व्यवसाय बदलने की कोई अनुमति जाति व्यवस्था नहीं देती थी। आधुनिक युग में स्थिति आती है, क्योंकि उद्योग धंधों के कारण, तकनीक के कारण और औद्योगिकरण के कारण निरंतर विकास हो रहा है और अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, कई बदलाव होते हैं। हम लोगों ने 8वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ा था, लाख की चुड़िया, याद है क्या आपको? Yes, sir. हाँ। Yes. कि मशीनीकरण के कारण जो है कांच की चुड़िया जब आने लगी तो लाख की चुड़िया कोई नहीं खरीद रहा है, लेकिन बदलों का व्यवसाय है वो पैतृक, यही जाति व्यवस्था के कारण, और उसकी चुड़िया खरीदने के लिए कोई नहीं आता है। और धीरे 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 अत्यंत बदहाली में उसको जो है जीवन गुजारना पड़ता है और कोई व्यवसाय बदलने की अनुमति उसको नहीं। तो ऐसा परिवर्तन जब भी होता है तो हो सकता है मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ऐसी प्रतिकूल और कठिन परिस्थितियों में भी अगर मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता अगर नहीं है तो व्यक्ति को तो भूखा ही मरना है। तो फिर भूखे मरने के अलावा कोई चारा ही नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तो अम्बेडकर जी का यही कहना है कि जाति व्यवस्था का एक बहुत बड़ा दोष है
कि वो एक ही पेशे से बांध देती है, पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे कितनी ही प्रतिकूल स्थिति। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा ना हो, भले ही वो उसमें पारंगत हो। मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है किसी दूसरे कार्य में निपुण हो, लेकिन फिर भी उसको उस जिस कार्य में वो निपुण है उस कार्य को करने की अनुमति नहीं देती। जैसे गलता लोहा कहानी हम लोगों ने पढ़ी है, देखो पढ़ी है ना पिछले साल, याद है क्या आप लोगों को? Yes, sir. हाँ, उसमें मोहन जो है ब्राह्मण परिवार से जो संबंध रखता है, लेकिन तकनीकी स्कूल में पढ़ाई करने के कारण उसको वो कारीगरी का काम बहुत अच्छी तरह से आता है। यहाँ तक कि जो धनराम जिसका पैतृक व्यवसाय है उससे भी बढ़िया कार्य मोहन करने लगता है। मोहन और धनराम के मन में भले वो जो खासकर मोहन के मन में वो जातिगत जो सारे बंधन है वो टूट चुके थे, लेकिन धनराम और गांव के लोगों में भी वो बंधन थे, और गांव के लोग और जो वो जाति व्यवस्था, मोहन अगर चाहे भी वो कारीगरी का व्यवसाय करने के लिए, फिर भी वो समाज उसको अनुमति नहीं देगा और ना ही जाति प्रथा उसको उस प्रकार का कार्य करने देगी। जाति व्यवस्था कहेगी बेटा तू पुरोहित का बेटा है और तुम्हें क्या करना है, पुरोहिताई करनी है, चाहे तुम्हें दूसरा कोई भी काम कितना ही अच्छा क्यों ना आए। भले ही पुरोहिताई ना आए, जैसे तैसे भी आए, लेकिन फिर भी वही करना है। तो ये एक दोष है कि किसी का कोई पैतृक पेशा नहीं है तो उसको कोई अपना नहीं सकता, पेशा चुनने की अनुमति नहीं है, परिवर्तन की अनुमति नहीं है। और इस प्रकार इन कारणों से जाति प्रथा एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में बनता है बेरोजगारी का। और खासकर ये उस समय की बात है, आज़ादी से पहले की और आज़ादी के कुछ दिनों के बाद की, है ना। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज़ादी के 75 साल बाद भी जब आज ऐसी छूटपुट घटनाएं जाति व्यवस्था और उसको लेकर हावी होती है हम लोगों पर, तो आप सोचिए कि और पहले की स्थितियाँ क्या होती होगी और किस तरह से लोग अपना जीवन यापन करते होंगे, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो बेरोजगारी का भी कारण जो है ये जाति व्यवस्था बनी हुई है। अब साथ में अंतिम पैराग्राफ है, देखो इस खंड का, कि इस प्रकार अब वो सारांश रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं उनके विचारों को कि श्रम विभाजन जो है, अगर श्रम विभाजन जाति प्रथा अगर श्रम विभाजन है ऐसा मान लिया जाए तो ये गंभीर दोषों से भरी हुई है। इसका श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये मनुष्य की रुचि के आधार पर नहीं है, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। मतलब जाति व्यवस्था किसी भी हालत पे स्वीकार्य नहीं। पूर्वलेख ही इसका आधार है। पूर्वलेख यानी भाग्य जो है, भाग्य के आधार पर चलना है और भाग्य के आधार पर इस प्रकार की व्यवस्था को स्वीकार करना गलत है। अर्थात हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशता से करते हैं। मतलब क्या कि ये जो बेरोजगारी है, गरीबी है, उत्पीड़न का है, इसका एक कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से कारण जो है वो जाति प्रथा है। क्यों? क्योंकि जाति प्रथा रुचि के अनुसार कार्य करने, अरुचि के अनुसार, मतलब रुचि के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं देती, इसलिए फिर अरुचि हो जाती है। उसको इंटरेस्ट नहीं है उस कार्य को करने में, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, और ऐसी स्थिति में बेमन से वो कार्य करता है, मजबूरी में कार्य करता है। और जब मजबूरी में कोई स्वभावतः मनुष्य को अगर दुर्भावना से व्यस्त रहकर टालू काम करना और काम करने के लिए प्रेम, मतलब काम टालने की प्रवृत्ति पड़ती है, क्योंकि रुचि नहीं है, दिल नहीं लगता है, बेमन से वो काम करता है। जहाँ काम करने वाले का दिल ही नहीं लगता हो, न दिमाग लगता हो, कोई कुशलता कैसे हो सकती है? मतलब धीरे धीरे हम किसी काम को करते हैं रुचि से, तो धीरे धीरे उसमें कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जाति व्यवस्था में ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसमें किसी प्रकार से हम लोगों को रुचि नहीं है, ना मन से है, ना दिल से है, ना दिमाग से है। तो इसलिए उस कार्य को हम उस कार्य में कुशलता प्राप्त होती ही नहीं है। हम टालने की बात करते रहते, कम से कम करने की कोशिश करते रहते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि
हमारी जो आर्थिक स्थिति वो बिगड़ती चली जाती है। और निर्विवाद रूप से जो है ये सिद्ध होता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। सामाजिक दृष्टि से तो है ही, व्यवसायिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन आर्थिक दृष्टि से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि जिस कार्य के करने की रुचि ही नहीं है, जिसमें कुशलता ही नहीं है, उसमें अच्छी तरह से कार्य नहीं कर पाएंगे, और अच्छा कार्य नहीं करने से अच्छी आमदनी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य फिर निष्क्रिय बन जाता है। प्रेरणा नहीं है, रुचि नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है, दिल नहीं लग रहा है उस काम में, तो अस्वाभाविक है कि बिल्कुल ऐसे अरुचिपूर्ण और वो उब जाते हैं ऐसे कार्य करने से जो बच्चे हैं, वो लोग हैं, और ऐसे अस्वाभाविक नियमों में जकड़ कर फिर वो निष्क्रिय बन जाते हैं, और उसका सीधा सीधा परिणाम उनकी आमदनी पर होता है। ठीक है, तो ये पहला खंड है इस पाठ का, वो हमने पूरा कर लिया बेटा, कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा। एक संक्षेप में 2 मिनट में मैं इसको समझा दूं आपको कि जाति प्रथा जो है किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जा सकती, भले लोग इसको श्रम विभाजन का रूप कहे, क्योंकि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये लगता है कि श्रम विभाजन रूप है, लेकिन ये है नहीं। एक संक्षेप में अगर जाति प्रथा की खामियां जो जो डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताई है, उनको अगर मैं आपके समक्ष रखूं कि कितनी सारी खामियां डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं, जिसके आधार पर वो उसका विरोध करते हैं। यानी जो तर्क समर्थक व्यक्तियों के द्वारा जो जाति प्रथा को मानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि जाति प्रथा तो बनी रहनी चाहिए क्योंकि ये श्रम विभाजन का रूप है, तो उसके विरोध में ये सारी खामियां वो बताते हैं। क्या क्या है, इन बिंदुओं को ध्यान में रखिए। इस पाठ का इस पहले जो खंड हमने पढ़ा अभी है, जाति श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसका ये सार है एक तरह से। ठीक है, भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का कारण है क्योंकि रुचि के आधार पर नहीं है, कुशलता नहीं है, जन्म के आधार पर एक ही पेशे में बांध देती है, ये इसका दुर्गुण है। रुचि, योग्यता, कुशलता का ध्यान नहीं है, जबरदस्ती से कर बता दिया जाता है कि इसी व्यवसाय को करना है। और कब बताया जाता है, जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता है। ध्यान रखिए, माँ के गर्भ में पलने वाला बच्चा है, फिर कभी भी से उसका व्यवसाय निर्धारित है कि हाँ बेटा आगे चलकर तुमको ये बनना है। फिर संकट के समय में मनुष्य को कितनी ही कठिन परिस्थिति आ जाए, पेशा बदलने की अनुमति ये जाति व्यवस्था नहीं देती। ये एक बहुत बड़ा दुर्गुण है। पैतृक पेशा अपनाया पड़ता है, और रोजगार न बदलने की स्थिति से जो है अरुचि के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जाती है। ये आर्थिक जो ये होता है, नुकसान होता है, उसके लिए भी जिम्मेदार जो है ये जाति व्यवस्था है। ठीक है, इस पहले खंड के संदर्भ में किसी को कोई समस्या है, कोई कठिनाई लगती है बेटा? नो सर। बहुत अच्छा। तो